पिछले एक साल में निफ्टी 50 में हमको ना के बराबर रिटर्न देखने को मिले। मैं आपको सिर्फ होटल सेक्टर नहीं समझाना चाहता, मैं समझाना चाहता हूँ कि किस अप्रोच से आपको किसी सेक्टर को एनालाइज करना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पर इंडिया के जो होटल बिजनेसेस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल को अडेप्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ना, इसको ये एसेट लाइट बना रहे हैं और एक्सपेंशन इनका काफी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। मतलब मिडिल क्लास के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो वो खर्चा कर सकता है, वो इनकम भी बढ़ती जा रही है। साथ में वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के ऊपर पैसा खर्च करने वाला है, जिससे हमें एक क्लियर साइन देखने को मिलता है कि आने वाले टाइम में जो मिडिल क्लास है वो इंडिया के होटल सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला है, क्योंकि इंडिया लगातार डेवलप कर रहा है। कभी भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट होने का डिसीजन बनाते हैं तो हमें उस कंपनी के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज को समझना जरूरी होता है। जितने भी होटल कंपनीज अभी तक हमने एनालाइज किया है, वहाँ पर एक के नीचे रेशो देखने को मिल रहा था। सिंपल सी बात है, सप्लाई कम है, वहीं पर डिमांड अगर हाई हो जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज को वैल्यूएशन जो देता है वो प्रीमियम देता है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस सेक्टर एनालिसिस की वीडियो में, जहां पर हम इंडिया के होटल सेक्टर को एनालाइज करने वाले हैं। देखो, हम सभी को पता है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इंडियन इकोनॉमी को हम मेजर इकोनॉमीज के साथ में कंपेयर करें ना, तो इंडिया अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। और आईएमएफ के डेटा के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में इंडिया मेजर इकोनॉमीज के कंपेयर में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला है। देखो, अल्टीमेटली इंडिया ग्रो करेगा तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमें इंडिया के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, और उन इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा जो इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। बाकी पास्ट डेटा की बात करें तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 में हमको ना के बराबर रिटर्न देखने को मिले। वहीं पर हम इंडिया के होटल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स की बात करें, जैसे कि आईएचसीएल, लेमन ट्री होटल्स और आईटीसी होटल्स, यहाँ पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस वाले वीडियो में हम इस सेक्टर को एनालाइज करेंगे, साथ में टॉप 5 स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कौन से ऐसी कंपनीज है जहां पर आने वाले टाइम में एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन रही है, जिससे कि आप भी अपना बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के होटल सेक्टर का जो प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम पर कितना मजबूत है। देखो, इंडिया की जो होटल इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर एक बड़ा हिट देखने को मिला था जब पैंडेमिक आया था। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर इंडिया के होटल इंडस्ट्री को एक बड़ा हिट मिला था, जहां पर होटल रूम्स की ऑक्यूपेंसी रेट काफी ज्यादा गिर चुकी थी, एडीआर एवरेज डेली रेट भी गिर चुका था, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम भी गिर चुका था। लेकिन अभी के टाइम पर पैंडेमिक के बाद जो होटल सेक्टर के मेजर मेट्रिक्स है ना, वहां पर बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। और साथ में बढ़िया बात यह है कि जो डेटा हमको पैंडेमिक के पहले देखने को मिल रहा था ना, उन डेटा को भी अभी आउट परफॉर्म कर रहा है होटल सेक्टर। जैसे कि हम ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो पैंडेमिक के टाइम पर 2019 में, पैंडेमिक के पहले 65% का ऑक्यूपेंसी रेट हमको देखने को मिल रहा था होटल सेक्टर में, जो कि अभी के टाइम पर 67% के ऊपर जा चुका है। वहीं पर हम एडीआर की बात करें, एवरेज डेली रेट की बात करें, तो वो हमको 6000 का हाई वहां पर देखने को मिल रहा था पैंडेमिक के पहले, जो कि अभी के टाइम पर इस लेवल को भी पार कर चुका है और 8000 रुपए के ऊपर इंडिया का एडीआर जा चुका है। और वहीं पर रेवपार की बात करें, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम की, तो यहाँ पर मेजर सिटीज की बात करें तो यहाँ पर 16.3% से यहाँ पर रेवपार में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एडीआर तो बढ़ रहा है, साथ में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है, और जब भी ये दोनों कंपोनेंट बढ़ते हैं ना, तब हमको रेवपार में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो भी मेट्रिक्स है ना, इनको हम आगे समझने वाले हैं, जिससे कि इन मेट्रिक्स के बेसिस पर हम इंडिया के होटल स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू लेने वाले हैं, जिससे कि हमें एक्चुअल में जो ग्रोथ है इस सेक्टर की, वो उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जिससे कि हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेंगे और ओवरऑल अपना बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपन बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिमांड ड्राइवर्स की बात करेंगे। डिमांड ड्राइवर्स पता करने से होगा ये कि हमें टेलविंड्स पता चलेंगे, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और टेलविंड जितने ज्यादा होंगे किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए, उस सेक्टर में उतनी ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने बात की ऑक्यूपेंसी रेट की, एडीआर की, रेवपार की, तो उन सभी मैट्रिक्स को हम उसके बाद में समझने वाले हैं। होटल सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है उनको समझ लेंगे, जिससे कि आगे जब भी हम कंपनीज को एनालाइज करेंगे, स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, तो हमें ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और साथ में हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, होटल बिजनेस मॉडल समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया का जो होटल बिजनेस है ना, इंडिया का बोल रहे या फिर ओवरऑल ग्लोबल होटल बिजनेस जो है, ओवरऑल होटल बिजनेस जो है ना, ये काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। यहाँ पर अगर कंपनीज को ग्रोथ निकालना है, ग्रोथ करना है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल को ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वो समझेंगे कौन सा ऐसे बिजनेस मॉडल है जो असेट लाइट है, जिससे कि मैट्रिक्स जो है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है कंपनीज के सुधरेंगे, और कंपनीज के बाद में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल वाइज हम सारी कंपनीज को समझेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आने वाले टाइम में तेजी से ग्रो करने वाली है।
और फाइनली हम आने वाले टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर इंडिया की टॉप 5 होटल कंपनीज को एनालाइज करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन समझेंगे, साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और जिससे कि आप अपने बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। बाकी आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम निकालो, वीडियो को लाइक कर लो। कमेंट का मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि कमेंट तो आप बाद में ही करना जब आप पूरा वीडियो देखो समझो। देखो, इस वीडियो लाने के पीछे मेरा एक मुद्दा है। मैं आपको सिर्फ होटल सेक्टर नहीं समझाना चाहता, मैं समझाना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा अप्रोच है, किस अप्रोच से आपको किसी सेक्टर को एनालाइज करना चाहिए और किसी कंपनी के स्टॉक को भी एनालाइज करते टाइम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो और जिनको देखकर आप अपना बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना पाओ। ठीक है, सबसे पहले तुम ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो अभी के टाइम पर इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी मार्केट है ना, उसका साइज की बात करें तो 24.23 बिलियन डॉलर्स का साइज हमको देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली ये जो साइज है ये ग्रो करने वाला है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। तो 2030 तक ये जो साइज है, मार्केट साइज है इंडिया की हॉस्पिटैलिटी मार्केट का, ये पहुंचने वाला है 45.39 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि डबल होने वाला है। मतलब 5 साल में सीधा इंडस्ट्री डबल। हम यहाँ पर सीएजीआर की बात करें, कैगर की बात करें, ग्रोथ की बात करें तो 13.37% का सीएजीआर हमको इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर ग्रोथ वाइज तो ये जो इंडस्ट्री है काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही है। देखो, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 13.37% के सीएजीआर से। साथ में डिमांड की बात करें तो डिमांड है समवेयर अराउंड 13% से हमको ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, डिमांड है तो सप्लाई भी पता होना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम पर जो सप्लाई है ना, यहाँ पर लगभग 9 से 10% से ही हमको ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम समझ लेते हैं जो सप्लाई काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है ना, सप्लाई में एक्चुअल में जो चैलेंजेस है वो क्यों आ रहे हैं। देखो, ये जो होटल बिजनेस होता है ना, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। सबसे पहली बात तो कैपिटल यहाँ पर काफी ज्यादा लगता है, कैपेक्स लगता है एक होटल बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। साथ में उसको चलाने के लिए हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में एक होटल को बन के रेडी होने के लिए 4 से 5 साल का टाइम लगता है। उसके बाद में उसको प्रॉफिटेबल होने के लिए लगभग 10 साल तक का टाइम लग जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर इंडिया के जो होटल बिजनेसेस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल को अडेप्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ना, इसको ये एसेट लाइट बना रहे हैं और एक्सपांशन इनका काफी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। इन सभी बिजनेस मॉडल को हम ये वीडियो में आगे समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि कौन सी कंपनी किस टाइप का बिजनेस मॉडल अडेप्ट कर रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये बनता है कि आने वाले टाइम में जो सप्लाई है, अभी के टाइम पर जो गैप देखने को मिल रहा है, ये गैप फील होगा, जिससे कि इवेंचुअली इंडिया के होटल इंडस्ट्री में हमको आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इस डेटा की बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अभी के टाइम पर हम जापान को पीछे करके वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और प्रोजेक्शंस ये है कि 2030 तक हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, जहां पर हम जर्मनी को भी पीछे कर देंगे और दुनिया की 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। मेजर इकोनॉमीज के कंपेयर में अभी के टाइम पर हम सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जहां पर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जीडीपी ग्रोथ सीएजीआर की बात करें, और यहाँ पर हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी ग्रोथ की, जहां पर अभी के टाइम पर 6.5% की रियल जीडीपी ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। तो सीधी और साफ बात है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इंडिया का जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें भी हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अभी हम समझते हैं इंडिया के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जो डिमांड ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं, जो टेलविंड्स है, उनके बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है भाई डोमेस्टिक टूरिज्म। देखो, इंडिया का डोमेस्टिक टूरिज्म अभी के टाइम पर लगातार ग्रो कर रहा है। देखो, जब भी पेंडेमिक टाइप सिचुएशन आती है ना, तो टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा नीचे हो जाता है, जिससे कि डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी पड़ा था। हमने पेंडेमिक के टाइम पर देखा था, पर अभी के टाइम पर वहां पर हमें बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। देखो, ये गवर्नमेंट का डेटा है, जहां पर हमको क्लियरली समझ में आता है कि 2025 की हम बात करते हैं, जहां पर हम अगस्त 2025 तक का जो डेटा यहाँ पर गवर्नमेंट ने निकाला है डोमेस्टिक टूरिज्म का, जहां पर डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स का जो नंबर है वो 303 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। मतलब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो नंबर है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। देखो, सीधी और साफ बात है, जब इंडिया की मिडिल क्लास के पास में और भी पैसा बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के टूरिज्म सेक्टर के ऊपर पड़ता हुआ दिखेगा। अल्टीमेटली हम ग्रो करने वाले हैं, जिससे कि इवेंचुअली हमारा इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला है। अभी मान के चलते हैं कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं मनाली चला गया तो मुझे वहां पर स्टे करने के लिए होटल तो चाहिए होगा। तो जितने ज्यादा टूरिस्ट विजिट इंडिया में बढ़ते हुए दिखेंगे, उससे इवेंचुअली हमारे इंडिया की होटल सेक्टर को बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो, सीधी और साफ बात है, इंडिया का मिडिल क्लास का नंबर बढ़ेगा तो इंडिया के टूरिज्म इंडस्ट्री में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के जो मिडिल क्लास का नंबर है वो 31% के अराउंड था, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि 2031 तक ये नंबर 38% के करीब चला जाएगा और 2047 तक ये जो मिडिल क्लास का जो पोर्शन है वो चले जाएगा 60% के ऊपर। मतलब क्लियर पिक्चर हमको देखने को मिल रही है कि इंडिया में जो मिडिल क्लास का नंबर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
साथ में इंडिया का मिडिल क्लास का नंबर तो बढ़ रहा है, साथ में मिडिल क्लास की जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है ना, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को हम इस तरीके से समझते हैं, मान के चलते हैं कि हम कोई एसेंशियल आइटम्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, जो हमारी डेली नीड्स होती है उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और कभी-कभी हम पैसा खर्च करते हैं जो अननेसेसरी चीज़ें होती है, लग्ज़री चीज़ें होती है, उनके ऊपर। तो ये जो लग्ज़री चीज़ों के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, जो हमारी वांट्स के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि घूमने जाना, मूवी टिकट्स में पैसा खर्च करना, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। तो 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो 29% जो एक्सपेंसेस करता है, वही करता है मात्र डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के ऊपर। बाकी 71% जो खर्चा है वो इसेंशियल एक्सपेंसेस के ऊपर होता है। इवेंचुअली 2030 तक की प्रोजेक्शन ये है कि जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस का नंबर है वो 29% से 39% तक ग्रो होने वाला है, और इसेंशियल आइटम्स जो है इवेंचुअली ये कम होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इंडिया के जो मिडिल क्लास का नंबर है वो तो ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग मिडिल क्लास है, साथ में राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है। मतलब मिडिल क्लास के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो वो खर्चा कर सकता है, वो इनकम भी बढ़ती जा रही है, साथ में वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के ऊपर पैसा खर्च करने वाला है, जिससे हमें एक क्लियर साइन देखने को मिलता है कि आने वाले टाइम में जो मिडिल क्लास है वो इंडिया के होटल सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला है, जिससे इवेंचुअली इस सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है और साथ में इस सेक्टर में ग्रोथ भी आने वाली है। तो इंडिया के होटल सेक्टर के लिए जो अगला टेलविंड है ना, वो है एफटीए, मतलब फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। तो फॉरेन से जितने ज्यादा लोग इंडिया को देखने आएंगे, इंडिया में घूमने आएंगे, इंडिया के होटल बिजनेस में उतनी बड़ी तेजी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो स्टे के लिए इंडिया के होटल्स का ही यूज करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग अगस्त 2025 तक का डेटा हमारे पास में 56 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल हमको देखने को मिला है 2025 में, और ये हम बात कर रहे हैं अगस्त तक की। ठीक है, जहां पर 2025 का जो नंबर है अभी के टाइम पर 5.6 मिलियन का देखने को मिल रहा है, जो कि इवेंचुअली आने वाले टाइम में 2025 में बढ़ने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक डेटा देखने को मिल रहा है 2017 में इंडिया का जो एफटीए अराइवल था, मतलब फॉरेन टूरिस्ट अराइवल था, वो था भाई 10.20 मिलियन का, 20 मिलियन का, सॉरी। 2018 में यहाँ पर 10.56 मिलियन देखने को मिला था। 2019 में ये ऑल टाइम हाई पर था 10.93 मिलियन। उसके बाद में पैंडेमिक यहाँ पर हिट हुआ, और इसके बाद में हमको 2021 में 1.52 मिलियन तक यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली थी। 2024 में ये जो नंबर था ये 9.70 मिलियन के ऊपर आ चुका था, और अभी तक की बात करें तो हमने समझा कि भाई 5.7 मिलियन के ऊपर एफटीए अराइवल, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इंडिया में देखने को मिला है, जो कि इवेंचुअली प्रोजेक्शंस ये है कि 2025 का खत्म होते तब 9.70 मिलियन के ऊपर ये हमको जाता हुआ दिखेगा। तो इंडिया के होटल बिजनेस के लिए जो अगला मेजर टेलविंड है ना, वो हमको देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट एंड माइस ट्रैवल। देखो इंडिया में कॉर्पोरेट और माइस ट्रैवल काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिसका डेफिनेटली फायदा इंडिया के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलेगा। साथ में इंडिया के होटल बिजनेस के लिए कुछ सिक्लिकल टेलविंड्स भी है, जैसे कि जब भी वेडिंग सीजन आ जाता है तो होटल बिजनेस जो है वो यहाँ पर हल्का सा बूम देखने को मिलता है, मतलब होटल की जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। साथ में इवेंट्स में भी होटल का कंजप्शन होता है, जिससे कि बिजनेस में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। देखो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहा है, ये भी एक मेजर चीज है जहां पर गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। देखो यूनियन बजट 2026 में 2541 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने रखा था इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जहां पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस था कि इंडिया की मेजर सिटीज के बीच का जो कनेक्टिविटी है उसको और भी बढ़ा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाया जाए, साथ में ई वीजा के थ्रू इंडिया में जो एफटी है उसको भी बढ़ाया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ में ही 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाए, जिससे कि ओवरऑल इंडियन टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिले। साथ में ही इंडिया में एफटीए को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी है, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया, स्वदेश दर्शन और साथी। तो इंडिया के होटल सेक्टर को हमें एनालाइज करना है तो इस सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को भी हमें समझना पड़ेगा, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है ऑक्यूपेंसी रेट। अभी ऑक्यूपेंसी रेट हमें सिंपल से ये बताता है कि कितने परसेंट ऑफ होटल रूम्स अभी के टाइम पर एट द मोमेंट ऑफ टाइम ऑक्यूपाइड है। मतलब इसको एग्जांपल से हम ऐसे समझेंगे, मान के चलो एक कोई होटल है जहां पर 10 होटल रूम्स है, अगर एक किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर वहां से 5 होटल रूम सोल्ड हो चुके हैं, मतलब ऑक्यूपाइड है, तो उस होटल का जो ऑक्यूपेंसी रेट निकल के आएगा वो आएगा 50%। अभी जितने ज्यादा होटल रूम ऑक्यूपाइड होंगे उतना ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट निकल के आता है। अगला जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक हमारा होने वाला है वो है एवरेज डेली रेट, एडीआर। अभी एडीआर निकलने का भी फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल है। मान के चलते एक होटल है जहां पर नंबर ऑफ होटल रूम्स है टोटल 10। अब यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट मान के चलो 50% का है, मतलब 5 रूम जो इस होटल के ऑक्यूपाइड है। अभी ये जो 5 रूम ऑक्यूपाइड है, यहाँ से हर एक रूम का जो कॉस्ट है वो अलग अलग होगा, तो ओवरऑल जो कॉस्ट कलेक्ट किया है होटल ने वो निकल के आता है 50,000। तो यहाँ पर हम सिंपल से क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू हम लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रूम सोल्ड, मतलब 5 रूम ऑक्यूपाइड है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये फिगर निकल के आएगा 10 के। तो ऐसे केस में इस एग्जाम्पल में जो एडीआर होगा, एवरेज डेली
रेट होगा वो निकल के आएगा 10,000 का। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो है रेवपार, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। तो यहाँ पर रेवपार एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है क्योंकि यहाँ पर ना दो चीजों का ब्लेंड होता है। पहला तो ऑक्यूपेंसी रेट का ब्लेंड है, साथ में एवरेज डेली रेट का ब्लेंड है। अभी रेवपार निकलेगा कैसे पहले वो समझ लेते हैं। देखो सेम एग्जांपल के साथ में हम जाएंगे। यहाँ पर मान के चलो कि भाई टोटल 10 रूम है एक होटल में जहां पर 5 ऑक्यूपाइड है और हमने जो रेवेन्यू किया है वो है भाई 50K। अभी रेव पर निकालते टाइम हम टोटल रूम्स को डिवाइड करते हैं। हमने एडीआर में क्या ऑक्यूपाइड रूम्स को यहाँ पर डिवाइड किया था, अभी यहाँ पर टोटल रूम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा जो रेव पर है, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम निकल के आएगा 5,000 का। तो इससे हमें एक चीज क्लियरली समझ में आती है कि अगर किसी होटल का ऑक्यूपेंसी रेट हाई होगा तो वहां पर रेव पर जो है वो भी हमको हाई दिखेगा, मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम हाई होगा। अभी यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, अगर मान के चलो कि एडीआर एवरेज डेली रेट और रेव पर अगर इक्वल हो गए, दोनों ही फिगर इक्वल हो गए, तो ऐसे में क्या होता है 100% ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिलेगा। अगर मान के चलते एडीआर के कंपेयर में रेव पर जो है हाफ है तो ऑक्यूपेंसी रेट होगा किसी भी होटल का 50% का। तो ये इन दोनों ही मैट्रिक्स के बीच का एक रिलेशन है जिससे हम यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट भी निकाल सकते हैं अगर दो फिगर हमारे पास में है तो। अभी हम ओवरऑल इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा दिख रहा है, डेटा कैसा दिख रहा है वो भी समझ लेते हैं। देखो 2019 से 2024 तक का डेटा हमारे पास में है जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल सेक्टर है, उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है ना 2019 में यहाँ पर हाई देखने को मिला था 64.5% का। वहीं पर एडीआर की बात करें तो 5,684 रुपीज का था। वहीं पर रेव पर रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम यहाँ पर देखने को मिल रहा था 3,664 का। देखो पैंडेमिक ने हिट किया और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है बिगड़े। हमको ऑक्यूपेंसी रेट गिरता हुआ दिखा है, काफी ज्यादा गिर चुका था। उसके बाद में 2022 में यहाँ पर हल्की सी रिकवरी मिली, 58.6% के ऊपर आया। वहीं पर हम एडीआर की बात करें तो पैंडेमिक के पहले जो हमको एडीआर एवरेज डेली रेट देखने को मिल रहा था उसको भी हम ओवरटेक कर चुके हैं। ठीक है, वहीं पर रेव पार का डेटा देखें तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट उतना ज्यादा रिकवर नहीं हुआ था तो रेव पार हमको प्री पैंडेमिक लेवल से थोड़ा नीचे ही देखने को मिल रहा था। पर 2024 का हम डेटा एनालाइज करते हैं जहां पर लगभग 64% का यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट पहुंच गया था, एडीआर लगभग 8,000 के करीब देखने को मिल रहा था। वहीं पर रेव पार की बात करें तो 5,000 रुपीज के ऊपर यहाँ पर जाता हुआ दिखा था। ये तो 2024 की बात है। 2025 का डेटा देखते हैं, लेटेस्ट डेटा देखते हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है होटल्स का वो लगातार बढ़ रहा है, 67% के ऊपर ऑक्यूपेंसी रेट जा चुका है, 8,000 रुपीज के ऊपर यहाँ पर एवरेज डेली रेट जा चुका है। और रेव पार की बात करें तो 5,400 के ऊपर यहाँ पर हमको रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जाता हुआ दिखा है, मतलब जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो परफॉर्मेंस मेट्रिक है होटल इंडस्ट्री के वो लगातार इंप्रूव ही हो रहे हैं। तो इंडिया के होटल सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज करने से पहले हमें बिजनेस मॉडल्स को भी समझना पड़ेगा क्योंकि होटल सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जहां पर हमें बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है जिससे हम एक्चुअल में पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ हमको इस सेक्टर में, इन सेक्टर की कंपनीज में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले पहला जो बिजनेस मॉडल है जो कि ट्रेडिशनल है, काफी पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, वो है भाई ओनरशिप मॉडल। देखो ओनरशिप मॉडल में होता क्या है, जो लैंड होती है, जो प्रॉपर्टी होती है और जो लैंड के ऊपर बिल्डिंग होती है, ओवरऑल होटल की जो प्रॉपर्टी है वो ओन करता है जो होटल चलाता है, मतलब जो कंपनी का ओनर होगा वही होटल की प्रॉपर्टी को ओन करेगा और साथ में ऑपरेट भी करेगा। देखो एग्जांपल्स की बात करें तो आईएचसीएल काफी पुराने टाइम से कंपनी ओन मॉडल के ऊपर, ओनरशिप मॉडल के ऊपर काम कर रही है। और साथ में आप आईटीसी होटल्स की भी बात करो तो ये लग्जरी होटल्स है इंडिया में काफी सारे इनके, जहां पर ये इसी ओनरशिप मॉडल के ऊपर काम करते हैं। वहीं पर EIH लिमिटेड मतलब ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की बात करें तो ये भी इंडिया में काफी सारे लग्जरी सेगमेंट के होटल ओन करते हैं जहां पर ये ओनरशिप मॉडल के ऊपर ही काम करते हैं। तो अगला जो हमारा होटल बिजनेस में बिजनेस मॉडल है ना वो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। देखो ये मॉडल में होता ही है कि एक्चुअल में जो होटल की प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, उसको ओन करता है एक बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप या फिर इन्वेस्टर्स उसको ओन करते हैं। तो होटल सेक्टर में जो हमारा अगला बिजनेस मॉडल है वो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। देखो इस वाले मॉडल में होता ही है कि एक्चुअल में जो होटल की प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब होटल की बिल्डिंग ले लो, वो ओन करते हैं एक रियल एस्टेट ग्रुप या फिर इन्वेस्टर्स। यहाँ पे जो होटल कंपनी है ना उसका काम ये होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करो और उसके थ्रू ये एक फी लेते हैं, कमीशन लेते हैं और उसके ऊपर अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो एक्चुअल में जो ओनरशिप है ना, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो कंपनी के पास में नहीं होती है। अभी एग्जांपल की बात करें तो इसी वीडियो में आगे हम शाले होटल को एनालाइज करने वाले हैं जहां पर शाले होटल क्या करता है, एक रियल एस्टेट ग्रुप का पार्ट है जो कि होटल्स को ओन करते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल जो बिजनेसेस है, होटल चेन्स है, वो यहाँ पर अपने जो होटल बिजनेस के जो ऑपरेशंस है वो चलाती है। तो शाले होटल ये काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर मेरिट इंटरनेशनल वहां पर
जो अपने ऑपरेशंस को चलाते हैं। वहीं पर आईएचसीएल की बात करें तो आईएचसीएल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के थ्रू काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रही है और इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है वहां से मेजोरिटी जो प्रोजेक्ट्स है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही बन रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो होटल्स का बिजनेस मॉडल है वो है फ्रेंचाइजी मॉडल। जैसे कि हम सभी को पता है कि फ्रेंचाइजी मॉडल काम कैसे करता है। मैं खुद किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लूंगा, वहां पर कंपनी खुद अपना ऑपरेशन नहीं चलाएगी, मेरी खुद की प्रॉपर्टी होगी, मैं खुद ऑपरेशन चलाऊंगा, बस ब्रांड नेम मेरे बिजनेस को उस कंपनी का मिलेगा और साथ में उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है मुझे उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे में क्या करती है कंपनी, जिनको भी अपने फ्रेंचाइजीज को सेल करती है ना, उनको एक ट्रेनिंग देती है ताकि ब्रांड नेम के साथ में जो क्वालिटी एसोसिएटेड है ना, जो एक्सपीरियंस एसोसिएटेड है, उसको बरकरार रखा जाए। अब इस मॉडल के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो ओयो रूम्स काफी ज्यादा फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करता है, जहां पर ओयो का एक ब्रांड नेम लगा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है, जो ऑपरेशंस है, वो कोई और ही जो ओनर है वो चला रहा होता है। होटल बिजनेसेस में जो अगला बिजनेस मॉडल है वो है लीज मॉडल। देखो लीज सिंपल सी बात है, मैं किसी और की प्रॉपर्टी को लीज पर लूंगा जहां पर मैं उनको वेरिएबल या फिर फिक्स्ड कॉस्ट पे करूंगा। अभी लीज पर लेने के बाद में जो बिजनेस ऑपरेशंस है, प्रॉपर्टी किसी और की होगी जिसका मैं लीज पे कर रहा हूँ, वहां पर मैं खुद के ऑपरेशंस को चलाऊंगा। तो इंडिया में लेमन ट्री होटल्स काफी ज्यादा मिड लेवल के सेगमेंट में, इकोनॉमी सेगमेंट में काफी बड़ा एक्सपेंशन इस मॉडल के थ्रू कर रही है। वहीं पर हमारा पांचवा मॉडल आ जाता है मिक्स्ड या फिर हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल को कंपनी प्लान करती है जिससे कि अपने एक्सपेंशन को अलग अलग लेवल पर अलग अलग इकोनॉमी के लिए कर सके। ऐसे में कंपनी क्या करती है, अपने डिफरेंट ब्रांड को अलग अलग लोगों के लिए पोजीशन करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आईएचसीएल यहाँ पर काफी ज्यादा ओनरशिप मॉडल के ऊपर भी काम करती है। साथ में जैसे कि हमने बात किया मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के ऊपर भी आईसीएल काम कर रही है। साथ में इनके बजट होटल के लिए, जहां पर जिंजर इनका एक ब्रांड है, उनके लिए ये फ्रेंचाइजी मॉडल भी चला रही है। वहीं पर मैरियट और हिल्टन जैसे ब्रांड मोस्टली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। ओयो का तो हमें पता ही है फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, साथ में लीज पे भी प्रॉपर्टीज को ले रहे हैं। लेमन ट्री होटल ओनरशिप, लीज और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ओनरशिप हेवी बिजनेसेस कौन से, मैनेजमेंट हेवी कौन से और साथ में फ्रेंचाइजी हेवी कौन से। ठीक है, तो ओनरशिप हेवी की बात करें तो आईएचसीएल, आईटीसी होटल और ईआईएच लिमिटेड ओनरशिप हेवी बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर मैनेजमेंट हेवी बिजनेस की बात करें तो मैरियट, हयात और हिल्टन देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में जैसे कि हम सभी को पता है कि ओयो काफी ज्यादा ये काम करता है, चॉइस होटल्स हो गया, रेडिसन ग्रुप हो गया। वहीं पर लीज और मिक्स मॉडल की बात करें तो लेमन ट्री काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है यहाँ पर इकोनॉमी क्लास के लिए, जहां पर लगभग 4 से 5 हजार रुपए रेंट वाले जो होटल्स है ये काफी ज्यादा यहाँ पर इंडिया में चला रहे हैं, जहां पर इनका एक्सपेंशन भी काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं पर यहीं पर जिंजर ब्रांड आ जाता है आईएचसीएल के अंडर, जिसके थ्रू ये इकोनॉमी सेगमेंट में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इस सेक्टर एनालिसिस की वीडियो में जो पहली कंपनी हम एनालाइज करने वाले हैं वो है आईएचसीएल, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के ओनर भी है। तो जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि एक्चुअल में कंपनी अपने कस्टमर के सामने खुद के ब्रांड को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से पोजीशन कर रहा है। और कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाती है। तो अपन थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे कि मैं आईएचसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूं, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कंपनी खुद को एक लग्जरी ब्रांड की तरह प्रमोट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, पोजीशन कर रही है। कंपनी के पास में 120 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मल्टी डेकेड एक्सपीरियंस है लग्जरी सेगमेंट में सर्व करने का। साथ में आईएचसीएल इंडिया के साथ ही साउथ एशिया की भी सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। थोड़ा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि कंपनी के पास में 10 से भी ज्यादा होटल ब्रांड्स हैं, जो कि मल्टीपल इकोनॉमी क्लास को सर्व करते हैं, जहां पर ये अपने बिजनेस को आने वाले टाइम में एक्सपांड भी करने वाले टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, जहां पर हम इस वीडियो में इनका एक्सपेंशन प्लान को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पर 47,000 प्लस रूम्स है कंपनी के पास में, जहां पर ये 14 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, जिसके साथ में ये बन जाती है एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी। तो इससे पहले कि हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पास्ट में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को किस तरीके की रिटर्न डिलीवर करे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जैसे कि 1 मंथ और 6 मंथ, इस टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिले। 6% नीचे हमको पिछले 1 महीने में स्टॉक देखने को मिल रहा है। वहीं पर पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर पूरे 12 से 13% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। वहीं पर हम 1 साल का चार्ट देखें तो यहाँ पर 7% का प्रॉफिट तो हुआ है, पर यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अभी देखो पिछले 1 साल में हम मार्केट का हाल देखें तो मार्केट भी एक कंसोलिडेशन फेस में, एफआईज इंडियन मार्केट से बाहर जा रहे हैं, इस वजह से निफ्टी ने भी रिटर्न नहीं दिया है। कुल मिला के पिछले 1 साल का हिसाब लगाए तो कंपनी ने निफ्टी के रिटर्न्स को तो आउट परफॉर्म किया है। वहीं पर 5 साल के टाइम फ्रेम की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को तगड़े रिटर्न दिए है। पिछले 5 साल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, जो हिट कोविड के चलते इस सेक्टर को मिला था, उससे अभी के टाइम पर सेक्टर रिकवर कर चुका है। और जिन लोगों ने 5 साल पहले
आईएचसीएल में इन्वेस्ट किया होगा, उनको यहाँ पर तगड़े रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले। आईएचसीएल इंडिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एकमात्र कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के ऊपर है। वहीं पर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम पी रेशियो पर ये ट्रेड हो रहा है। 60 के ऊपर का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट आईएचसीएल को दे रहा है। तो एक्चुअल में इसको इतना बड़ा पी रेशियो क्यों मिल रहा है, आगे समझेंगे कि मार्केट आईएचसीएल को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन दे क्यों रहा है। वहीं पर अपन प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करें तो यहाँ पर 9 के ऊपर, यहाँ पर 9 के मल्टीपल पर पीबी रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हैं, जहां पर हमको क्लियरली पता चलता है कि जब कोविड का हिट इस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा था, तो कोविड से पहले 2019-20 की हम बात करें तो यहाँ पर साल का जो रेवेन्यू कर रहे थे वो निकल के आ रहा था लगभग 4,500 करोड़ का। अभी हम करंट सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो रेवेन्यूज है कंपनी के उनमें ग्रोथ देखने को मिली थी। मतलब 2 साल बाद ही इन्होंने अपने रेवेन्यू को रिकवर कर लिया था। जो कोविड के टाइम पर हमको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही थी ना, उसको ये रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2023, 24, 25 का डेटा देखते तो यहाँ पर हमको लगातार इनके जो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है और शायद यही एक रीजन है कि मार्केट जो इस कंपनी को वैल्यूएशन दे रहा है वो एक प्रीमियम साइड यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। साथ में इनका एक विजन है, जो एक्सपेंशन का प्लान ये इन्वेस्टर्स के सामने दिखा रहे हैं। इनका विजन है एक्सेलरेट 2030, जहां पर ये अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को 15,000 करोड़ के ऊपर ले जाने का प्लान कर रहे हैं 2030 तक। अभी के टाइम पर इनका रेवेन्यू कितना है वो समझ लेते हैं। देखो 2025 के इनके रेवेन्यू की बात करें तो 8,500 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया था और ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब इसको हम तगड़ी ग्रोथ ही मान के चलेंगे। 9,378 करोड़ की इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब लगभग आप समझो कि 2025 का जो रेवेन्यू है वहां से ये 2030 तक डबल करने का प्लान कर रहे हैं। और ये जो पिक्चर इन्वेस्टर्स के सामने दिखाई जा रही है, एक्सपेंशन के जो प्लान है वो क्लियरली इन्वेस्टर्स के पास में दिखाई जा रहे हैं। इसी वजह से मार्केट जो वैल्यूएशन दे रहा है वो हमको प्रीमियम साइड देखने को मिल रही है। साथ में आप यहाँ पर एक चीज और देखोगे, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर 2021 में कंपनी निगेटिव जा चुकी थी क्योंकि कोविड ने हिट किया था। लेकिन उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर जो कोविड के पहले हमको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे थे उसके भी ऊपर कंपनी जा चुकी है। अभी के टाइम पर कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32%, जो कि ऑल टाइम हाई पर है। देखो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक और रीजन ये है कि कंपनी अपना जो बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के थ्रू कर रही है। देखो इस वीडियो में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि होटल बिजनेस में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल होता क्या है। देखो ये कंपैरेटिवली एक असेट लाइट बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाते हैं। और कंपनी जो फ्यूचर प्लान कर रही है ना, मतलब ये एक्सपेंशन के प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेजोरिटी होटल्स है, मतलब मेजोरिटी होटल रूम्स है, वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही चलते हुए दिखेंगे। और इस वजह से चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं कि आने वाले टाइम में जब ये एक्सपेंशन करेंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, जहां पर इनका विजन कॉन्सेंट्रेट 2030 है, इसके हिसाब से कंपनी अपने रेवेन्यूज को तो बढ़ाएगी, प्रॉफिट्स को तो बढ़ाएगी, साथ में अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये आने वाले टाइम में इंप्रूव कर सकते हैं। ये मार्केट का इंटरप्रिटेशन हमको देखने को मिल रहा है। देखो मैं जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करता हूँ ना, तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का कैश फ्लो समझना। क्योंकि कहां से पैसा आ रहा है कंपनी के पास में, किधर वो पैसा डाल रहे हैं, वो हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है कैश फ्लो में, जिससे हम कंपनी के एक्सपेंशन का प्लान जो कंपनी लोगों के सामने दिखा रही है उसकी रियलिटी को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो भी कैश फ्लो देखता हूँ ना कंपनी में, वो देखता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला कैश फ्लो। तो अभी के टाइम पर हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो कंपनी के पास में आ रहा है 2019 में 711 करोड़ का था, जो कि लगातार हमको बढ़ता हुआ दिखा है। 2021 में यहाँ पर डीप देखने को मिला था, ऑब्वियस रीजन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी के टाइम पर जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये है लगभग 2,194 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग 2,200 करोड़ के करीब इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकल के आ रहा है। मतलब क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि कंपनी जो बिजनेस ऑपरेशन से पैसा ला रही है उसमें हमको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगला कैश फ्लो जो अपन देख रहे हैं वो है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इससे हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि कंपनी जो एक्सपेंशन के प्लान्स इन्वेस्टर्स को शो कर रही है उसके ऊपर ये कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कंपनी की लगातार बढ़ी है। ये जो फिगर है हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव साइड बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, जो पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर, वो हमको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक साइन है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन को सीरियसली ले रही है और आने वाले टाइम में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। बाकी फाइनेंशिंग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा सालों से काम कर रही है, तो कंपनी को उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं कि वो मार्केट से पैसा उठाए। साथ
में जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है कंपनी उसी को ही यूटिलाइज कर रही है अपने एक्सपेंशन में। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव 500 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बढ़िया माना जाएगा। तो ये है IHCL का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जहां पर ये शो कर रहा है कि 2017 के टाइम पर ये कहां पर थे और अभी के टाइम पर 2025 में ये कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, फाइनेंशियल वगैरह तो हमने देख लिया, जहां पर हमको एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। पर इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर ये देखो, हम यहाँ पर ग्रोथ के सेक्शन में देखते हैं तो कंपनी के पास में पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ पोर्टफोलियो थे 150, ऑपरेशनल पोर्टफोलियो थे 140 और पाइपलाइन में मात्र 10 पोर्टफोलियो देखने को मिल रहे थे। मतलब उस टाइम पर कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान थे उतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन अभी के टाइम पर जो हम चीज देख रहे हैं ना, यहाँ पर 565 से ज्यादा कंपनी के पास में पोर्टफोलियो है, 250 ऑपरेशनल है। और यहाँ पर आप देखो जो ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है ना, उससे ज्यादा हमको जो पोर्टफोलियो देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं पाइपलाइन में। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। देखो मैं ऑलरेडी बात कर रहा था एक्सेलरेट 2030 का, जो कि इनका एक विजन है। तो अभी ये समझ लेते हैं कि 2030 तक ये विजन के थ्रू एक्चुअल में करने वाले क्या है। देखो इनका एक विजन है कि 700 से भी ज्यादा होटल स्टैब्लिश करना 2030 तक। मतलब ये क्लियरली बता रहे कि एक्सपेंशन प्लान हमारे है। दूसरा इनका प्लान है कि इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को अभी के टाइम से डबल करना, मतलब 15,000 करोड़ के ऊपर ले जाना। तीसरा इनका एक्सपेंशन प्लान है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना। अभी के टाइम पर इनका जो मेजर बिजनेस आ रहा है टीयर 1 सिटीज से आ रहा है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, होटल बिजनेस जो है, होटल्स की जो डिमांड है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में टीयर 1 के कंपेयर में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया लगातार डेवलप कर रहा है। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए कंपनी पूरा पूरा काम कर रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट जो इनको वैल्यूएशन दे रहा है वो प्रीमियम साइड देखने को मिल रही है। तो जो दूसरी होटल कंपनी हम इस वीडियो में एनालाइज कर रहे हैं उसका नाम है आईटीसी होटल्स। देखो आईटीसी होटल्स का आईटीसी में से डीमर्जर हुआ था जनवरी 2025 में। अभी उसके बाद में कंपनी ने एक्चुअल में इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न डिलीवर करा है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। देखो जब से यहाँ पर हमको डीमर्जर देखने को मिला है उसके बाद में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 27% के ऊपर के रिटर्न दिए। मतलब नो डाउट इन्वेस्टर्स जो मान रहे थे कि आईटीसी होटल्स का आईटीसी में से जब डीमर्जर होगा तो यहाँ पर हमको वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, वो चीज हमको होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अच्छी ग्रोथ हमको पिछले एक साल में, मतलब जब से डीमर्जर हुआ है तब से देखने को मिल रही है। वहीं पर 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लगभग 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, लगभग 1 डे, 1 मंथ और 5 डेज के टाइम फ्रेम पर हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर बड़ी गिरावट, लगभग 12% की गिरावट हमको पिछले एक महीने में यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इंडिया में जितनी भी होटल कंपनीज है, मैं लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वहां पर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 45,000 करोड़ के ऊपर का। बाकी वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कंपनी को 67 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग रेशो दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो स्टॉक है ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे एक्चुअल में क्यों ट्रेड हो रहा है इसके रीजन हम आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4 के मल्टीपल के ऊपर हमको पीबी रेशो देखने को मिल रहा है। मतलब कंपेरेटिवली बाकी जितनी भी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है ना होटल सेक्टर से, वहां पर इनकी कहीं ना कहीं जो बुक वैल्यू है वो हमको स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वहीं पर डेट टू इक्विटी का रेशो काफी ज्यादा कम है। देखो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, होटल बिजनेस जो होता है यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर कोई होटल सेक्टर की कंपनी है जिसके ऊपर डेट का बर्डन काफी ज्यादा है तो वहां पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं एक्सपेंशन करने में। पर वहीं पर अगर कोई कंपनी है जिनके ऊपर डेट का बर्डन नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां पर एक्सपेंशन में थोड़ा इजी प्रोसेस देखने को मिलता है। मतलब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है जिससे आने वाले टाइम में उनके ऊपर डेट का बर्डन उतना ज्यादा ना पड़े। तो अभी के टाइम पर वैल्यूएशन वाइज तो हमको सारी चीजें सही ही देखने को मिल रही है। आगे हम बढ़ते हैं, कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कभी भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना या फिर इन्वेस्ट करने का डिसीजन बनाते हैं तो हमें उस कंपनी के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज को समझना जरूरी होता है। देखो मेरा जो प्रोसीजर है ना, मैं जब किसी कंपनी को एनालाइज करता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ कि लेटेस्ट डेवलपमेंट कंपनी के अराउंड क्या क्या देखने को मिल रही है। देखो मैं एनालिसिस जो कर रहा हूँ स्कैनिक्स के ऊपर अपन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एक न्यूज वाला सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलती है। देखो होटल बिजनेस में जब कोई कंपनी एक्सपांशन का प्लान बनाती है और जैसे ही वो न्यूज बाहर निकल के आती है तो उसका इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है स्टॉक के शेयर प्राइस के ऊपर। तो हमें इन अपॉर्चुनिटीज को अगर पकड़ना है तो सबसे पहले अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो स्कैनिक्स के ऊपर अपन आ सकते हैं, सिंपल से न्यूज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर सारी न्यूज देखने को मिल जाएगी। देखो हमें यहाँ पर न्यूज देखने को मिल रही है कि वायनाड प्रॉपर्टी ये क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहाँ पर 62 रूम की प्रॉपर्टी होगी। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपांड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। वहीं पर साथ में आप देखोगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये 60 रूम प्रॉपर्टी एक्सपांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंशन प्लान हमको क्लियर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को
आने वाले टाइम में एक्सपांड करने वाली है, ठीक है। बाकी पिछले एक साल के कंपनी के ग्रोथ रेट देखे तो रेवेन्यू ग्रोथ में हमको 62% की तेजी देखने को मिली है। वहीं पर नेट इनकम ग्रोथ में 50% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का कैश फ्लो चेंज पॉजिटिव 19% की ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं पर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी दोनों में ही यहाँ पर हमको तेजी देखने को मिल रही है। हम नीचे आते हैं, एक्चुअल में कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है, हम इसको एनुअल बेसिस पर यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो 2024 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था टोटल 2238 करोड़ का। 2025 में इन्होंने ग्रो करके इसको पहुंचा दिया है 3626 करोड़ के ऊपर। वहीं पर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 3700 करोड़ का यहाँ पर ये रेवेन्यू कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ओवर द टाइम इनके रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक मैं चेक करता हूँ होटल बिजनेस में, जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 30% के ऊपर लगातार इनके प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2024 में 424 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। 2025 में ये ग्रो होकर हो चुका है 638 करोड़ का। वहीं पर ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी 684 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। और नेट प्रॉफिट के साथ में लगातार हमको कंपनी के ईपीएस में, मतलब अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगली कंपनी जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो है EIH लिमिटेड, ओबेरॉय होटल एंड रिजॉर्ट्स। देखो पहले जो इसका नाम था ना वो था ईस्ट इंडिया होटल। कंपनी ऑपरेट करती है लग्जरी सेगमेंट में, जहां पर इनका एवरेज रूम रेंट निकल गया था 13,000 रुपीज का। देखो कंपनी का जो पूरा फोकस है ये लग्जरी सेगमेंट के ऊपर है, जिसकी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी कम दिखाई दे रही है कंपेरेटिवली अपन देखे तो। देखो IHCL टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपांशन कर रही है, वहीं पर EIH का उतना बड़ा एक्सपेंशन हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। पैंडेमिक का जो हिट लगा था ओवरऑल होटल सेक्टर को, वहां से कंपनी अभी के टाइम पर रिकवर कर चुकी है, पर एक्चुअल में जो ग्रोथ बाकी पीयर कंपनीज में देखने को मिल रही है EIH लिमिटेड में वो देखने को नहीं मिल रही है। और इसी वजह से जो मार्केट कंपनी को वैल्यूएशन दे रहा है ना वो भी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 23,000 करोड़ की ये कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो जहां पर बाकी कंपनीज को मार्केट 60 के ऊपर का पी मल्टीपल दे रहा है, वहीं पर EIH लिमिटेड को मात्र 28 का पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा कम वैल्यूएशन हमको देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी कंपैरेटिवली तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही है। वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 5 के मल्टीपल पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि कंपनी काफी ज्यादा टाइम से ऑपरेट करती आ रही है, तो इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर डेट का जो बर्डन है वो काफी ज्यादा कम है। बाकी हम कंपनी के शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में हमको यहाँ पर ना के बराबर रिटर्न देखने को मिले। वैसे तो ये नेगेटिव ही है पिछले एक साल में। बाकी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर हमको रिटर्न देखने को नहीं मिले। 5 ईयर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लगभग 350% के ऊपर रिटर्न देखने को मिल रहा है। पर बाकी कंपनी से हम कंपेयर करें ना तो यहाँ पर ये जो रिटर्न है काफी ज्यादा कम है। बाकी होटल सेक्टर की कंपनीज ने लगभग 550% के रिटर्न दिए पिछले 5 साल में। वहीं पर EIH होटल लिमिटेड मात्र 350% का ही यहाँ पर शेयर प्राइस में ग्रोथ दिखा पाई है। आगे हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। बाकी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जहां पर पैंडेमिक के टाइम पर कंपनी के रेवेन्यू गिरकर 547 करोड़ के ऊपर आ चुके थे, जिसके बाद में कंपनी ने इसके अंदर अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। और अभी के टाइम पर लगभग यहाँ पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी 2022 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2023 में ये डबल हुए, 2024 में लगभग 2626 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, 2025 में यहाँ पर 2880 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखने को मिला है। वहीं पर ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग ये 3000 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहे। लेकिन जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है ना बाकी पीयर्स के कंपेयर में उतनी बेहतर हमको देखने को नहीं मिल रही है। कंपेरेटिवली ये कम तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो पेंडेमिक के टाइम पर ये नेगेटिव में आ चुके थे। मतलब नेगेटिव 57% का यहाँ पर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी के टाइम पर ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को गेन कर चुके हैं, 30% के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन आ चुका है। देखो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हमको हायर इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का एवरेज रूम रेंट 13,000 के भी ऊपर है। कंपनी मोस्टली लग्जरी सेगमेंट में ही ऑपरेट करती है। देखो हम EIH लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे ना तो यहाँ पर एक हमको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। अभी के टाइम पर तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग 32.85% की है। वहीं पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स है ना जिनके पास में कंपनी का मेजर स्टेक देखने को मिल रहा है। जैसे कि रिलायंस के पास में एक बड़ा स्टेक है कंपनी का, जहां पर इनके पास में लगभग 18.83% का स्टेक हमको देखने को मिल रहा है। साथ में ही ITC के पास में भी इनका एक बड़ा स्टेक है, जहां पर 13.69% की शेयर होल्डिंग ITC के पास में है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, इन दोनों की ही शेयर होल्डिंग को आप
ऐड कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो लगभग आपको प्रमोटर होल्डिंग के बराबर ये स्टेक देखने को मिलेगा। और मतलब क्लियर बात है कि भाई इन दो कंपनीज के पास में कहीं ना कहीं एआईएच लिमिटेड का एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल शेयर है। पास्ट में कुछ रूमर्स भी निकल के आ रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक ओवर एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर यहाँ पर टेक ओवर कर सकते हैं, प्रमोटर चेंज हो सकता है, पर वो चीज हमको होती हुई नहीं दिखी है। पर इतना तो क्लियर है कि अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग में कुछ बड़ी हलचल देखने को मिली तो उसके ऊपर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये बुरी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब ये हो सकता है कि पॉजिटिवली रिएक्ट करे अपसाइड, या फिर डाउन साइड भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगली कंपनी जो हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है शैले होटल्स। देखो इनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस मॉडल है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। देखो कंपनी पहली बात तो प्रीमियम सेगमेंट में काम करती है। इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है वहां से 64% जो रेवेन्यू है वो बॉम्बे रीजन से आता है। ये जो कंपनी है ना शैले होटल्स, ये एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप का पार्ट है, जहां पर इनकी जो होटल प्रॉपर्टी है ये कंपनी खुद ओन करती है। अभी एग्जांपल के साथ में इनका मैं बिजनेस मॉडल आपको समझाता हूँ। मान के चलो एक होटल है, थोड़ा ड्राइंग मत देखो यार, ठीक है, ये होटल है, ये ओन करता, मतलब ये होटल प्रॉपर्टी जो है वो शैले होटल ओन करती है। लेकिन इस होटल में जो शैले होटल्स है ये ऑपरेशंस नहीं चलाती है, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं और यहाँ पर हैंड ओवर करते हैं ऑपरेशंस को इंटरनेशनल होटल चेन्स को, जैसे कि मैरियट ग्रुप हो गया, विस्टन हो गया, नोटेल हो गया। ये सारे जो बिजनेसेस है, होटल चेन्स है, वो यहाँ पर अपना ऑपरेशंस को चलाती है। मतलब जिस तरीके से हमने देखा है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल काम करता है, उस तरीके से शैले होटल का बिजनेस है। मतलब ये इंडिया में सिर्फ होटल प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं, ना कि वहां पर ऑपरेशन चलाते हैं। बाकी कंपनी के शेयर प्राइस की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर पिछले एक साल में लगभग 11% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 5 साल में लगभग 500% के ऊपर का, लगभग 550% के ऊपर का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। वहीं पर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी लगभग 6 महीने में 10% के करीब रिटर्न दिया है, और एक महीने में शेयर के प्राइस में लगभग 6% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखें, जैसे कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है लगभग 21,000 करोड़ के करीब, 20,946 करोड़ का इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है। मार्केट इनको जो वैल्यूएशन दे रहा है वो प्रीमियम साइड देखने को मिल रही है। लगभग 74 के पी मल्टीपल के ऊपर शैले होटल्स का जो स्टॉक है मार्केट में ट्रेड कर रहा है। वहीं पर इनका पीबी रेशियो की बात करें तो लगभग 7 के मल्टीपल पे देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा हायर ही देखने को मिल रहा है। वहीं पर डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि ये होटल कम रियल एस्टेट कंपनी है, तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 के ऊपर होना इनके लिए तो कम से कम नॉर्मल ही है। बाकी पिछले एक साल में कंपनी के ग्रोथ रेट्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में हमको 22% की तेजी देखने को मिल रही है। नेट इनकम ग्रोथ यहाँ पर डाउन हुई है, लगभग 48% माइनस में देखने को मिल रही है। कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, 37% पॉजिटिव कैश फ्लो चेंज देखने को मिल रहा है। वहीं पर आरओई में यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और आरओसी में उतना फर्क हमको देखने को नहीं मिला है। वहीं पर एबिटा मार्जिन लगभग 4% से यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिखा है। आगे हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो प्री कोविड लेवल्स को इन्होंने फिर से पार कर दिया। मतलब जैसे कि होटल सेक्टर ओवरऑल प्री कोविड लेवल्स को पार कर चुका है, तो कोविड के टाइम पर इनका जो इम्पैक्ट आया था यहाँ पर लगभग 308 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था 2021 में। 2022 में मात्र 530 करोड़ पहुंचे थे, और प्री कोविड की बात करें तो 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी के रेवेन्यूज देखने को मिल रहे थे। 2023 में ये 1100 करोड़ पहुंचे, 2022 में 1400 करोड़, 2025 में 1700 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी कर रही है लगभग 2293 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। मतलब क्लियर बात है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, एकदम स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है। आगे हम बढ़ते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें। लगातार कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाया है, और लगभग 43% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के पास में देखने को मिल रहा है। साथ में ओवर द टाइम कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है, और साथ में इनका रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है, वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो शैले होटल को जो मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है ना, मतलब कंपैरेटिवली हायर वैल्यूएशन दे रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मार्केट में काफी कम देखने को मिल रहा है। हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में 67% की शेयर होल्डिंग है। मतलब काफी बड़ी शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास में हमको देखने को मिल रही है। लगभग 5% की शेयर होल्डिंग है यहाँ पर एफआईआईस के पास में। डीआईआईस के पास में लगभग 24% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। पर आप यहाँ पर रिटेल का पार्टिसिपेशन देखो, पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखो, तो मात्र आपको 2% की यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब क्लियर सी चीज है, पब्लिक के पास में जो शेयर होल्डिंग है, मतलब जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है कंपनी का, वो काफी ज्यादा कम है। सिंपल सी बात है, सप्लाई कम है, वहीं पर डिमांड अगर हाई हो जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज को वैल्यूएशन जो देता है वो प्रीमियम देता है। तो कंपनी के प्रीमियम वैल्यूएशन के पीछे का एक और बड़ा रीजन ये भी है। तो अगली कंपनी जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है लेमन ट्री होटल्स। देखो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखे ना, तो कंपनी ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रही है जहां पर इंडिया में होटल सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा है।
कंपनी अपस्केल, मिड स्केल और इकोनॉमी क्लास को टारगेट करती है, जहां पर ये जो मार्केट है ना होटल सेगमेंट का, ये सबसे बड़ा मार्केट इसी कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लेमन ट्री होटल्स के पास में होटल सेगमेंट में ग्रो करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 13,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 61 के पी रेशियो पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं पर प्राइस टू बुक की बात करें तो 11 के मल्टीपल के ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है, जो कि वैल्यूएशन वाइज अभी के टाइम पर हमको महंगा देखने को मिल रहा है। बाकी हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो जनरली यहाँ पर जितने भी होटल कंपनीज अभी तक हमने एनालाइज किया है, वहां पर 1 के नीचे डेट टू इक्विटी का रेशियो देखने को मिल रहा था। पर हम लेमन ट्री होटल्स की बात करें तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो 2 के ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर जो बोरोविंग्स है, डेट्स है, वो इक्विटी कैपिटल के कंपेयर में डबल के करीब हमको देखने को मिल रही है। बाकी हम देख लेते हैं कंपनी के शेयर का पास्ट परफॉर्मेंस। देखो लेमन ट्री होटल के स्टॉक ने पिछले एक साल में 45% की ग्रोथ दिखाई है और ये एकमात्र होटल स्टॉक है जहां पर हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर कंपनी का स्टॉक भागता ही जा रहा है। अभी इसकी वजह का हम रीजन भी समझेंगे। वीडियो को जैसे जैसे आप आगे देखोगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पिछले 5 साल में लगभग 500% की ग्रोथ शेयर में देखने को मिली है, पिछले एक साल में 45% की, पिछले 6 महीने में 20% की, पिछले एक महीने में 1% की। मतलब पॉजिटिव ही हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिल रहा है। मतलब क्लियरली जो शेयर का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, मतलब शेयर का प्राइस हमको ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में हमको क्या फाइनेंशियल में वो चीजें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस भाग रहा है, हम वो भी समझ लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर एनालिस्ट की रेटिंग देख लो। एनालिस्ट कंपनी को 94% प्लस बाय रेटिंग दे रहे हैं, वहीं पर होल्ड रेटिंग 0 है। सेल रेटिंग की बात करें तो लगभग हमको 6% के करीब देखने को मिल रही है। बाकी आप स्कैनेक्स के ऊपर जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करते हो तो यहाँ पर एक फोरकास्ट देखने को मिलता है। तो हम लेमन ट्री होटल के एबिटा के फोरकास्ट को देखें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जून 2026 के क्वार्टर के लिए जो ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ दिखाई जा रही है ना, वो 800 करोड़ के ऊपर की हमको देखने को मिल रही है। वहीं पर हम मीन वैल्यू के ऊपर भी जाते हैं तो लगभग 500 करोड़ का मीडियन एबिटा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी पिछले एक साल के कंपनी के ग्रोथ रेट देखे तो रेवेन्यू ग्रोथ हमको लगभग 20% के करीब देखने को मिल रहा है। नेट इनकम ग्रोथ लगभग 34% के करीब देखने को मिल रहा है। वहीं पर कैश फ्लो पॉजिटिव है, 16% का पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर आरओई और आरओसी 15% के ऊपर की ग्रोथ दिखा रहे हैं। वहीं पर एबिटा मार्जिन में हमको यहाँ पर हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखो जैसे कि हमें पता है कि लेमन ट्री होटल मिक्स्ड बिजनेस मॉडल को यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर है जहां पर कंपनी अपने इन्वेंट्री को प्रेजेंट कर रही है। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओन्ड और लीज्ड रूम की बात करेंगे तो यहाँ पर 2025 के क्वार्टर 1 में जहां पर इनके पास में 5759 रूम्स अवेलेबल थे, सेम 2026 के क्वार्टर 1 में भी हमको उतने ही रूम्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी ने ओन्ड या फिर लीज्ड रूम्स के थ्रू अपना एक्सपेंशन नहीं किया है। वहीं पर हम बात करते हैं मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी रूम्स की, तो यहाँ पर कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है। क्वार्टर 1 FY25 में यहाँ पर हमको 4366 रूम देखने को मिल रहे थे, जो कि फर्स्ट क्वार्टर FY26 में 4902 हो चुके हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमको 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल टोटल रूम्स के ऊपर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमको 5% की टोटल ग्रोथ देखने को मिली है। एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो कि हमने ऑलरेडी समझा है, ऑक्यूपेंसी रेट। देखो FY25 से FY26 में क्वार्टर 1 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 591 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में ग्रोथ देखने को मिली है। 72.5% के ऊपर कंपनी की ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। मतलब लगभग से एक साल में 5% की ग्रोथ हमको ऑक्यूपेंसी रेट में देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। वहीं पर ऑक्यूपेंसी रेट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इससे एक चीज हमें समझ में आती है कि क्वार्टर 1 FY25 से लास्ट क्वार्टर तक, मतलब FY25 के Q4 तक कंपनी ने अपने ऑक्यूपेंसी रेट में बड़ी तेजी दिखाई है। जहां पर क्वार्टर 1 2025 में FY25 में 66.6% का ऑक्यूपेंसी रेट था, जो कि Q4 FY25 में बढ़कर 77% के ऊपर जा चुका था। आगे हम समझते हैं एवरेज रूम रेट। कंपनी का एवरेज रूम रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% से ग्रो हुआ है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एवरेज रूम रेट किसी कंपनी का जब भी बढ़ता हुआ दिखता है तो कंपनी के रेवेन्यू में तेजी देखने को मिलती है। वहीं पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 11% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यही सेम चीज हमको कंपनी के रेव पर, मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में भी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में 19% की ग्रोथ देखने को मिली थी। वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर लगभग 17% की गिरावट
हमको देखने को मिल रही है। बाकी हमें ये तो पता है कि मार्केट किसी कंपनी को वैल्यूएशन देता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखकर, फ्यूचर को डिस्काउंट करना मार्केट का काम है। तो हम ओवरऑल ये भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कितने रूम्स है जो लेमन ट्री होटल के पाइपलाइन में। तो आप यहाँ पर ये जितने भी प्रोजेक्ट देख रहे हो, जितने भी होटल्स है, ये पाइपलाइन में, जहाँ पर टोटल रूम देख लेते हैं पाइपलाइन में है, जो कि नंबर निकल के आ रहा है रूम्स का 1273। मतलब कुल मिला के कंपनी की पाइपलाइन अभी के टाइम पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसी पाइपलाइन के दम पर मार्केट लेमन ट्री होटल्स को अच्छी खासी वैल्यूएशन दे रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में हमको लगातार ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। बाकी मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो जितनी भी कंपनीज हमने एनालाइज करी है, यहाँ से मेरे को लेमन ट्री होटल्स और IHCL काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है। जिस तरीके की कंपनी की पाइपलाइन है, जिस तरीके का कंपनी का एक्सपेंशन है, आने वाले टाइम में कंपनी में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी इस वीडियो में हमने जितने भी डेटा को एनालाइज करा है वो सारा का सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मैं इस वीडियो में आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ जिससे कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करो। बाकी अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक पहुंचना है तो आप खुद से इन सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हो या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और आगे आपको ऐसी सेक्टर एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाकी हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.